ऑफिसेज और स्कूल्स में आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो ग्रुप में थोड़ा अलग होता है। वो इन्वॉल्व होता है पर पूरे तरीके से नहीं। और कुछ लोग ऐसे लोगों का आधा अधूरा इन्वॉल्वमेंट देखकर खुश नहीं रहते। वो चाहते हैं कि ये लोग जो ग्रुप में सबसे अलग होते हैं ये भी इनके जैसे ही बन जाएं। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप में डिफरेंट लोगों की वैल्यू क्या होती है। और अगर आपको लगता है कि ग्रुप में ये डिफरेंट इंसान आप हैं तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत ही जरूरी है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिसकी टीम में कुछ ब्रिलियंट लोग हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे लोगों की ब्रिलियंस का टीम के लिए यूज करना कैसे है, तो ये एपिसोड भी आपके लिए है। बात करते हैं कि ग्रुप्स कब से फॉर्म होना चालू हुए हैं। स्टार्टिंग में जब हमारे एंसेस्टर्स होमो सैपियंस के कजिन्स निएंडरथॉल्स के अंत की रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि उनके दिमाग के कई एरियाज डेवलप्ड नहीं थे, खासकर हाई ऑर्डर थिंकिंग और सोशल इंटरेक्शंस वाले एरियाज। यही कारण था कि निएंडरथॉल्स छोटे ग्रुप्स में रहते थे और इसी कारण से उनके जीन्स लिमिटेड तरीके से ही डेवलप हो पाए। और दूसरी तरफ हमारे एंसेस्टर्स होमो सैपियंस बड़े ग्रुप्स में रहते थे और उनके दिमाग बड़े नेटवर्क्स के लिए डेवलप हुए। ज्यादा लोगों से मिलने के कारण उनकी सोशल आइडेंटिटीज भी स्ट्रांग हुई, जिससे कि आउटसाइडर्स के प्रति उनके मन में सस्पेशन आ जाता। किसी भी ग्रुप में घुल मिल कर रहना सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। ग्रुप से अलग रहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था और ये पक्का रहता था कि ऐसे लोगों के जीन्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं बल्कि किसी वाइल्ड एनिमल के पेट में जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक आदमी अपनी पहली एडवर्टाइजिंग जॉब में पहली बार ऑफिस गया। अपने पेरेंट्स की सलाह से वो ग्रे कलर का सूट पहनकर गया, पर वो भूल गया था कि उसकी जॉब क्रिएटिव डिपार्टमेंट में लगी थी। और ये बात उसको तब और अच्छे से समझ में आई जब उसने अपने कॉलीग्स को टी शर्ट और जीन्स में बैठे हुए देखा। नेक्स्ट डे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ड्रेसअप होकर गया, लेकिन लोग अभी भी उसे उसके पहले दिन के ही कपड़े के हिसाब से जज कर रहे थे। जैसा कि आपने सुना और लाइफ में कभी ना कभी ऑब्जर्व किया भी होगा कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी हमारे कपड़ों पर या और भी कई चीजों पर डिपेंडेंट होती है। कोई भी ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि आप उस ग्रुप के हैं या नहीं। और ऑफिस में ड्रेस कोड रखने का मेन मोटिव और कुछ नहीं बल्कि सबको एक ही तरीके में ढालना होता है। ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि सब एक ही माइंडसेट रखें और सब एक ही तरीके की थॉट प्रोसेस भी रखें। और यही कारण है कि ग्रुप थिंकिंग के दौरान अधिकतर लोग फेमिलियर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फेमिलियर कभी भी काम नहीं आता। आप ऐसे लोगों से तो जरूर ही मिले होंगे जिनके काम करने का ढंग कुछ अलग होगा। हम इन्हें अक्सर आउटसाइडर्स की नज़र से देखते हैं क्योंकि या तो इनके कपड़े हमसे नहीं मिलते या तो इनके थॉट प्रोसेस। ये लोग हर एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बहुत सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों और वो वैसा क्यों। हम अक्सर इनके डिफरेंट एटीट्यूड से इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन यही लोग हैं जो किसी भी ग्रुप में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये लोग क्रिएटिव लोगों की कैटेगरी में आते हैं। इनका दिमाग वैल्यूएबल इसलिए होता है क्योंकि ये सोसाइटल नॉर्म से बहुत अलग चलते हैं और ये किसी भी चीज को क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। जो आइडियाज नॉर्मल नॉर्म से नहीं मिलते वो इन लोगों के दिमाग से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइंस्टाइन को ही देख लीजिए। अगर वो कॉन्फॉर्मिस्ट होते और नॉर्म्स के हिसाब से काम करते तो क्या कभी कोई भी बड़ी खोज कर पाते। किसी भी नॉर्म को फॉलो करना या किसी भी ग्रुप में पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना मतलब अपने आप को एक बाउंड्री में रख लेना। अब इस बाउंड्री के अंदर आप कितनी भी मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप वो मछली पकड़ पाएंगे जो इस बाउंड्री के अंदर होगी। हर ग्रुप में यही होता है। हमारी थिंकिंग और आइडियाज सोचने की अपॉर्चुनिटी सीमित हो जाती है। तो फिर आखिर वैल्यूएबल थिंकिंग करता कौन है? और हमारे ग्रुप में जब सब एक ही जैसा सोचते हैं तो कैसे हम अच्छे आइडियाज जनरेट कर पाएंगे? वैल्यूएबल थिंकिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आइडियाज जनरेट करने में हेल्प कर सकती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के बाहर होती है। अगर कुछ नया सोचना है तो जरूरी है कि अपने बॉक्स से बाहर निकलें। पर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या इसके लिए हमें किसी अलग इंसान को ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा या हम ये खुद ही कर सकते हैं? एक बैलेंस बनाकर हम अपने अंदर ये चेंज खुद ही ला सकते हैं, टिपिकल से थोड़ा हटकर सोचकर। लेकिन बहुत ज्यादा अलग भी ना सोचें, क्योंकि बिल्कुल अलग सोचने से आप काम के आइडियाज नहीं जनरेट कर पाएंगे, जो कि हमारा मकसद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि ये लोग जो अपने आप में अलग सोचते हैं इनके पीछे कारण क्या है। पहला, कुछ क्वालिटीज जो कि बाय बर्थ ही इनको अलग बनाती हैं, जैसे सेक्स, एथनिसिटी और फिजिकल एबिलिटीज।
और अलग लेवल का मेंटल डेवलपमेंट भी इनके तरीकों को अफेक्ट करती है। दूसरा, इनका बैकग्राउंड, ये कैसी परिस्थितियों में पले बढ़े हैं, और इनकी एजुकेशन, इनकी फैमिली, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। तीसरा, ये लोग कैसे ट्रॉमास से गुजर चुके हैं, कुछ इवेंट्स जो इन्हें अलग बना चुके हैं और इनके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर चुके हैं। चौथा, बीमारियां, कुछ लोगों का नजरिया किसी बीमारी के कारण एकाएक पूरी तरीके से पलट जाता है और ये इनके सोचने के तरीके को इम्पैक्ट करती है। ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, लेकिन हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने की जगह इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम एक दूसरे का असली पोटेंशियल समझ जाएंगे तो हम अच्छे आइडियाज जनरेट भी कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर हम क्रिएटिव नहीं हैं तो ये अलग होने की क्वालिटीज डेवलप कैसे करें। मैं आपको इसके लिए 4 तरीके बताऊंगा। पहला, कॉन्ट्रेरियनिज्म। हर एक चीज को क्वेश्चन करिए, इसे इवेल्युएट करिए, चीजों को क्रिटिसाइज करिए, पर याद रखिए कि क्रिटिसिज्म तक ही मत रहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दीजिए। दूसरा, ड्रीमीनेस। अपनी इमेजिनेशन का पूरा इस्तेमाल करिए। तीसरा, ऑल्टर्ड स्टेट्स। मेडिटेशन और एक्सरसाइज का यूज करके आप अपने ब्रेन को एक नए तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। चौथा, प्ले। अपने सारे assumptions और नॉर्म्स को भूलकर फिर से सोचना चालू करें। इन 4 तरीकों को अगर आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करेंगे तो आप कई नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बने